गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? जय झारखंड, जोहार झारखंड। दुर्गा पूजा तो बीत गई अच्छे से सभी का ना। दुर्गा पूजा आप लोग फेस्टिवल अच्छे से मनाए, नवरात्रा अच्छे से किए होंगे, अच्छे से पूजा किए होंगे, तो जरूर झारखंड में न्यू न्यू वैकेंसी आप लोग को देखने को मिलेगा। हम पहले बोले थे कि अगर नवरात्रा अच्छा से कीजिएगा तो आप लोग को भगवान हो सके सद्बुद्धि दे, सभी सरकार के जितने एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, उन थोड़ा वैकेंसी निकालने में हेल्प करें, ठीक है, जल्दी जल्दी वैकेंसी दे, क्योंकि यहाँ पे खाली जो सीट है बच्चों, बहुत सारा सीट खाली है, लगभग 3 लाख से अप्रोक्स ऊपर है, ठीक है। तो अगर वैकेंसी कुछ भी अगर सरकार 1.5 लाख 2 लाख भी अभी देती है ना, तो लगभग जितने भी बेरोजगार छात्र हैं, ठीक है, बेरोजगार छात्र हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चीज, उनके लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगा, ठीक है। तो इसीलिए बोले थे अच्छे से पूजा करने दुर्गा पूजा में, ठीक है। फिर नेक्स्ट पूजा आपका लक्ष्मी पूजा आ रहा है, ठीक है, उसके बाद फिर छठ पूजा आ रहा है। तो रेगुलर आपका पूजा है, फेस्टिवल है। उस फेस्टिवल के साथ साथ आप लोगों को क्या देखना है कि अपना जो फेस्टिवल है, यानी पढ़ाई का फेस्टिवल, ये जब तक कब तक आपका फेस्टिवल चलेगा, जब तक आपका जो एम है, जहां लक्ष्य है आपका, ठीक है, जहां गोल है आपका, वहां तक आप जब तक पहुंच नहीं पाते हैं, ठीक है, यानी पहुंच नहीं गए हैं, पहुंच पाते हैं, यानी सक्सेस ले लेते हैं। अगर आप जो चाह रहे हैं वो चीज आप डिमांड कर रहे हैं, जो अपने दिमाग में रख के रखे हैं कि हमको ये बनना है, एसआई बनना है, सब इंस्पेक्टर बनना है, असिस्टेंट जेलर बनना है, ठीक है, सचिवालय बनना है, या और भी बहुत सारे अभी जो झारखंड में वैकेंसी है, ठीक है, पंचायत से सेवक भी आ रहा है, ठीक है, उसके बाद फॉरेस्ट गार्ड का भी आ रहा है। जो भी अपने डिमांड, अपना एम गोल बना के रखे होंगे, जब तक आप प्राप्त नहीं करते हैं, ठीक है, जब तक वो उस चीज को आप प्राप्त नहीं करते हैं, जब तक जॉब नहीं ले लेते हैं, तब तक क्या है आपका पढ़ाई फेस्टिवल है, ठीक है, पढ़ाई ही क्या है आपका फेस्टिवल है। तो ये चीज ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। और पढ़ाई कंटिन्यू जारी रखिएगा बच्चों, ठीक है। पढ़ाई कंटिन्यू जारी रखने से आपको बहुत चीज आपको हेल्पफुल होगा, मदद होगा, ठीक है। और इसके पहले आपको प्रीवियस में बता चुके हैं, अगर कोई ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं, ठीक है, ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं, तो मेरा कांटेक्ट नंबर है, इसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लास के लिए क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं 7352109295 में, ठीक है। ऑफलाइन क्लासेस यहाँ केवल झारखंड नहीं, ऑल सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा, खोटा के साथ। किसके साथ? खोटा। खोटा सब्जेक्ट भी जो आपका रहेगा वो भी पढ़ाया जाएगा, खोटा सब्जेक्ट, यानी 100 जो क्वेश्चन रहता है खोटा का, वो भी आपको पढ़ाया जाएगा बहुत बेहतरीन तरीका से, ठीक है। खोटा ग्रामर से कुछ दिन के बाद हम चालू करने वाले हैं खोटा ग्रामर का ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है, खोटा ग्रामर का, जिसमें बच्चे लोग को ज्यादा प्रॉब्लम कहां होता है, खोटा ग्रामर में होता है, ठीक है, खोटा ग्रामर में होता है। और उसके बाद कहानी वहानी तो सब कोई बच्चे पढ़ लेते हैं, उससे मार लेते हैं, कविता में दिक्कत होता है, ठीक है, कविता, ठीक है, तो वो चीज आपका ज्यादा प्रॉब्लम जो कहानी और कविता और ग्रामर में है, वो चीज को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, ताकि आने वाले जो वैकेंसी है एसआई का, यानी दरोगा का, झारखंड पुलिस का, जिला पुलिस का, फॉरेस्ट गार्ड का, जो भी है, उसमें आपको मददगार साबित हो। क्योंकि यही जो ग्रामर पद है ना, ग्रामर जो अच्छे से लोग कर लेते हैं ना, उनका 90+ खोटा में आता है, पक्का है, 95, 96, 98 इतना चला जाता है। क्योंकि ग्रामर ही पोजीशन जो है कि क्या मार्क को इंक्रीज भी कर देगा और डिक्रीज भी कर देगा। अगर ग्रामर अच्छे से नहीं किए खोटा का तो डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये आपका डिपेंड करता है। बाकी जो हम लोग का सिलेबस है झारखंड का, वो तो जान ही रहे हैं कि वाइड कर दिया है, बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन कर दिया है, कि हम लोग का वेटेज बढ़ा दिया है झारखंड के, यहाँ के लोगों के लिए, यानी झारखंड के लोगों के लिए बेटर है। समझिए, झारखंड जो यहाँ का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेहतर है, ठीक है, बहुत अच्छा चीज, मतलब अपॉर्चुनिटी मिला हुआ है कि 60 क्वेश्चन हर एग्जाम में, 40, 50, 60 क्वेश्चन आपको यहाँ का मिल रहा है। यानी बाहर के लोगों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम साबित होगा, क्योंकि वहां यहाँ का सिलेबस उनको सारा पढ़ना पड़ जाएगा, ठीक है, झारखंड के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप बिहार का एग्जाम दे रहे हैं तो बिहार का ज्यादा क्वेश्चन, वहां बिहार का क्वेश्चन नहीं रहता है, 2-4 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। लेकिन जब झारखंड में यहां इन करेंगे तो सीधे सिलेबस मिल जाएगा उनको, एक बुक मिल जाएगा, पूरा 60 क्वेश्चन का क्वेश्चन मिलेगा उनको, और ये बहुत बड़ा आपको साबित होगा ये झारखंड, ठीक है। जब एग्जाम जब दीजिएगा, नेक्स्ट एग्जाम जब भी आपका होगा,
तो आप देखिएगा 60 जो क्वेश्चन है बहुत बड़ा आपका रोल निभाएगा एग्जाम में। 60 क्वेश्चन में 55, 56, 57, 58 अगर करंट अच्छे से हम लोग करेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे तो हम लोग 57, 58, 59 तक जा सकता है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन आगे पीछे होता है, 60 में 60 नहीं कर सकते, लेकिन एक दो क्वेश्चन आपका आगे पीछे होगा, लेकिन अगर अच्छे से तैयारी करेंगे तो 55 से एबव जाएगा, ये प्लस है, पक्का है। ठीक है, तो चलिए, तो जिनको क्लास करना होगा और ऑफलाइन, ठीक है, ऑफलाइन करना होगा वो इस नंबर पे क्लास आप कर सकते हैं कांटेक्ट। ठीक है, नाम तो जान ही रहे हैं, योगेंद्र सर। और झारखंड जीएस वाला जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक भी करेंगे अगर लगेगा वीडियो अच्छा, और लाइक के साथ साथ क्या है, शेयर भी कीजिएगा, ताकि जो गरीब बच्चे हैं जिनको मतलब क्लास नहीं ले सकते हैं, वो क्या करेंगे, इस वीडियो के माध्यम से ही क्या करेंगे, पढ़ाई को अपना जारी रखेंगे, तैयारी रखेंगे। ठीक है, तैयारी कर पाएंगे और आगे चल के आगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाने वाले हैं। आज हम बोले थे ना आप लोगों को कि प्रीवियस ईयर का मल्टी जो चॉइस क्वेश्चन है, यानी प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है वो लाएंगे, यानी मल्टी चॉइस क्वेश्चन मतलब सब मिक्स क्वेश्चन। ठीक है, मिक्स क्वेश्चन जिसको कह सकते हैं कि सभी सब्जेक्ट का मिक्स क्वेश्चन आपको लाए हैं आज। पहले तो आपको सीरियल बाय सीरियल, प्रीवियस जो वीडियो नहीं देखे हैं बच्चे, वो वीडियो देख लीजिएगा, बहुत अच्छा अच्छा आपको सीरियल बाय सीरियल आपको बताए ज्योग्राफी और हिस्ट्री। ठीक है, कुछ कुछ टॉपिक डाले हुए हैं ज्योग्राफी का भी और हिस्ट्री का भी। नेक्स्ट है हम यहाँ का सांस्कृतिक जाएंगे, सांस्कृतिक में आपका बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाने वाले हैं। ठीक है, जो आपके एग्जाम में ज्यादातर एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो ये चीज आपका, ये सबसे बड़ा चीज है कि आप बेहतरीन तरीका से तैयारी कीजिएगा तो एग्जाम निकलना निश्चिंत है, 100% है। और जो बच्चे सोच रहे हैं कि जब आएगा तब हम तैयारी करेंगे, तो वो भूल जाइए, क्योंकि हम पहले बोल दिए कि कंपटीशन यहां बहुत ज्यादा हाई लेवल में है। ठीक है, जब वैकेंसी आएगा ना उस समय आपको पता चलेगा ना कि वो दिखे नहीं रहा है, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना सीजीएल के, वो दिख नहीं रहा है, वो अचानक कब दिखेगा आपको, रिजल्ट के टाइम। ठीक है, पता चलेगा कट ऑफ कहां चला गया, 98, 100 में 98। ठीक है, तो वो चीज डिपेंड आपको करता है कि अभी से तैयारी कैसे करें, अभी से रेगुलर आपको कंटिन्यू क्या करना पड़ेगा, तैयारी रखना पड़ेगा। ये सोच के नहीं चलना पड़ेगा। देख रहे हैं हर चीज का एग्जाम का आ रहा है, एग्जाम ले रहा है और एग्जाम निकल जा रहा है। ठीक है, जॉब कर रहा है, नगर पालिका जॉब हो गया, जो सोच रहे थे बच्चे कि नहीं होगा, केस होगा, ये वन हो जाएगा, फंस जाएगा, वो चीज सोच के चलिएगा ना तो झारखंड में नौकरी नहीं कर पाइएगा। पहला बात, थोड़ा सा स्थिर रहना पड़ेगा और थोड़ा सा मेंटली आपको क्या स्ट्रांग रहना पड़ेगा, तभी, क्योंकि झारखंड में जॉब लेना है तो थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि जो धैर्य रखा है उसका हुआ है जॉब। ठीक है, चलिए, और ऐसे भी जनरली सरकार को देना ही देना है, जॉब तो देगा ही देगा, निश्चिंत है, कितना दिन ऑफिस खाली करके काम करवाएगा। ठीक है, तो देगा ही देगा, निश्चिंत है। आप लोग अपनी तरफ से तैयारी जो है रेडी करके रखिए, अभी से जब भी कंपटीशन, जब भी एग्जाम आए, बस टूट पड़ना है, क्वेश्चन को एकदम रद्दी रद्दी कर देना है, मतलब फाड़ना नहीं है, मतलब सारे को सारे सॉल्व कर देना है। ठीक है, चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो झारखंड जीएस वाला चैनल में आप लोगों को क्या बोले कि अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक भी करेंगे और शेयर भी कर देंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक भी कीजिएगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लाए हैं आज, तो क्वेश्चन चालू करते हैं बच्चों। आज फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाँ, तो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, संथाल परगना को अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था। ठीक है, संथाल परगना को अति प्राचीन काल में, अति प्राचीन मतलब प्राचीन काल में, पूरा प्राचीन काल में संथाल परगना को, यानी संथाल परगना जान रहे हैं, झारखंड में आपका 5 प्रमंडल है ना, संथाल परगना प्रमंडल, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, पलामू प्रमंडल, कोल्हान प्रमंडल जो नवीनतम प्रमंडल है। ठीक है, तो ये 5 प्रमंडल है, उसमें से पूछ रहा है संथाल परगना जो क्षेत्र था। ठीक है, हम लोग को पूर्वी क्षेत्र में, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, तो संथाल परगना जो है अति प्राचीन काल में कहा जाता था। क्या कहा जाता था, उसका नाम क्या था प्राचीन काल में,
ठीक है। नरीखंड, जैसे झारखंड का प्राचीन काल में अलग अलग नाम दिया था, आपको ये प्रीवियस वीडियो में बताया है, आप लोग देखिएगा मेरा जो वीडियो है प्रीवियस का, वो झारखंड का प्राचीन नाम क्या क्या बोला गया है, वो सारे चीज, कौन कौन सा विद्वान क्या बोले हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या बोली है, ठीक है, कौन कौन से राजा जो यहाँ पे शासन किए हैं वो झारखंड को क्या क्या बोले हैं, वो सारे नाम आपको एग्जाम में पूछते हैं। वायु पुराण में, महाभारत में ये सब पूछा है कि क्वेश्चन क्या क्या, उसी तरह से यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, वो प्रीवियस वीडियो आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है, तो वो आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा एक बार में, ठीक है। संथाल परगना के अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? नरीखंड कहा जाता था, करतासीन कहा जाता था, हरित कीवाना कहा जाता था, या इनमें से कोई नहीं? बोलिए, गैस कीजिए, जो पढ़े हैं बच्चे वो टिक मारिए। नरीखंड, करतासीन, हरित कीवाना, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका पहला क्वेश्चन जो है, इसका आंसर होगा बच्चों, संथाल परगना को क्या कहा जाता था? नरीखंड। नरीखंड या काकजोल कहा जाता था, काकजोल कहा जाता था, याद है? नरीखंड या काकजोल कहा जाता था किसको? संथाल परगना को। और करतासीन भी का, हरित कीवाना किसका है? ये देवघर को कहा जाता है, देवघर को, हरित कीवाना देवघर को कहा जाता है। और एक और है आपका बीरू कैसलपुर, बीरू कैसलपुर, कैसलपुर, ये किसका नाम है? सिमडेगा का, ठीक है। सिमडेगा जो नीचे डिस्ट्रिक्ट है, जस्ट कोल्हान के बगल वाले, ठीक है, उसको बीरू कैसलपुर कहा जाता था, बीरू कैसलपुर कहा जाता था। और नरीखंड काकजोल को कहा जाता था संथाल परगना, हरित कीवाना देवघर को कहा जाता है, और बीरू कैसलपुर सिमडेगा को कहा जाता है। ये दिमाग में सेट कर लीजिए, ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कि देवघर को क्या कहा जाता है? हरित कीवाना कहा जाता है। बीरू कैसलपुर किसका नाम है? सिमडेगा का है। और नरीखंड किसका नाम है? नरीखंड या काकजोल, तो संथाल परगना को। आदि प्राचीन काल में संथाल परगना को नरीखंड या काकजोल कहा जाता था। क्लियर है? चलिए अच्छे से क्वेश्चन कीजिएगा, तो क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आदिम जनजाति है? देखिए, झारखंड में टोटल जो जनजाति है ना बच्चों, वो पहले था 32 प्लस 1 हो गया है कौन? पुरना, पुरना जनजाति, ठीक है, पुरना जनजाति है, यानी टोटल मिला के 32 जनजाति है, 33 जनजाति है। उसमें से आदिम जनजाति 8 जो जनजाति है, वो कितना है? आदिम जनजाति है, आदिम जनजाति है, ठीक है, आदिम जनजाति है, 8 आदिम जनजाति है, ठीक है। आदिम जनजाति इसमें पूछ रहा है कि इनमें से बताइए कि कौन सा आदिम जनजाति है? कंवर है, कोर्रा है, कोरवा है, करमाली है, ठीक है। इनमें से कुछ जनजाति जो है आदिम को छोड़कर स्पेशल जनजाति है, बाकी 8 आदिम जनजाति है, जिसमें से एक इसमें आदिम जनजाति है, ये बताना है आपको, ठीक है। 33 जनजाति में 8 जनजाति जो है आदिम जनजाति है, ठीक है, आदिम जनजाति। आदिम कहने का मतलब है अति प्राचीन जनजाति, मतलब काफी प्राचीन जनजाति है। और झारखंड का सबसे प्राचीन जनजाति तो पता ही है आपको, कौन सा है? असुर है, असुर, असुर जनजाति जो है झारखंड का सबसे प्राचीन जनजाति है। असुर हो गया, ठीक है, बिरहोर हो गया, असुर, बिरहोर, कंवर, ठीक है, ये सब क्या है? ये सब अति प्राचीन जनजाति है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे जनजाति में, सबसे प्राचीन में, आदिम जनजाति में कौन कौन सा है? तो असुर हो गया, बिरहोर हो गया, कि करमाली हो गया, ठीक, सॉरी, असुर, बिरहोर हो गया, उसके बाद आपका माल पहाड़ी, सोरिया पहाड़ी, ये सब क्या हो गया? 8 आदिम जनजाति है, ठीक है, ये सब क्या है? आदिम जनजाति, जिसमें से कंवर जो आ जाता है, कंवर जनजाति जो आदिम जनजाति के रूप में जाना जाता है, आदिम जनजाति, यानी सबसे प्राचीन जनजातियों में से एक है, ठीक है। तो आदिम जनजाति झारखंड में कितना है? 8 है। इसमें सबसे प्राचीन पूछेगा तो असुर जनजाति है, ठीक है, असुर, बिरजिया, बिरहोर, ये सब क्या हो गया? प्राचीन जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कहता है अंडी और उपोर्तिपी, क्वेश्चन वीवीआई है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अंडी और उपोर्तिपी नाम से प्रचलित विवाह, ये विवाह है बच्चों, विवाह का एक प्रकार है, ठीक है, विवाह का एक प्रकार है। यानी अंडी और उपोर्तिपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? यानी हम लोग का जो जनजाति है ना, वो जनजाति में 32 जनजाति 33 जनजाति में, इनमें से बताना है कि जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है इसमें अंडी और उपोर्तिपी जो विवाह होता है, ठीक है, वो कौन सा जनजाति में विवाह ये किया जाता है? पहाड़िया जनजाति में, मुंडा जनजाति में, उरांव जनजाति में, या हो जनजाति में, ठीक है, ये बताना है आपको। अंडी और उपोर्तिपी जो विवाह प्रक्रिया है, विवाह का प्रकार है, वो कौन से जनजाति में है? पहाड़िया जनजाति, मुंडा जनजाति, उरांव जनजाति या हो जनजाति? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हो जनजाति। हो जनजाति का जो है वो अंडी और उपोर्तिपी विवाह जो प्रक्रिया है, यानी विवाह का जो प्रकार है वो किसका है? तो हो जनजाति का। हो जनजाति का जो विवाह है अंडी और उपोर्तिपी आता है, ठीक है। इसका और भी डिस्कस करेंगे हम लोग, जब इसका पढ़ेंगे ना इसके बारे में, जनजाति के बारे में, तो एकदम बेहतरीन तरीके से आपको बताएंगे, एक बार में याद हो जाएगा सारे का सारे विवाह प्रकार जो भी है, 5-6 प्रकार का हर जनजाति में जो विवाह है वो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, महुआ टाड़, ठीक है, महुआ टाड़, टाड़ मतलब क्या है? टाड़ मतलब मैदान होता है, तो महुआ टाड़ स्थान का नाम है, ठीक है, ये प्लेस का नाम है। महुआ टाड़ अभ्यारण्य, ठीक है, ये अभ्यारण्य है। अब देखिए महुआ टाड़ ये प्लेस है, वहां पे अभ्यारण्य है। महुआ टाड़ अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में है? यानी महुआ टाड़ अभ्यारण्य जो है, ठीक है, महुआ टाड़ अभ्यारण्य, जैसे हम लोग का क्या बेतला अभ्यारण्य हो गया, फिर आपका बहुत सारे अभ्यारण्य है, अभी हजारीबाग अभ्यारण्य हो गया, ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे अभ्यारण्य। तो उसमें पूछ रहा है कि महुआ टाड़ अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में है? पलामू जिला में है, लातेहार जिला में है, चतरा में है, कोडरमा में है? बताइए किस में है? और महुआ टाड़ अभ्यारण्य जो है किस जानवर के लिए फेमस है? ठीक है, तो महुआ टाड़ अभ्यारण्य जो है आपका बच्चों वो लातेहार जिला में है। और ये किसके लिए फेमस है? भेड़िया के लिए, भेड़िया, ठीक है, भेड़िया जो आप देखे होंगे, ठीक है, भेड़िया, भेड़िया जनजाति के लिए, यानी भेड़िया जो सबसे ज्यादा है वो महुआ टाड़ अभ्यारण्य के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। और ये किसमें है? लातेहार जिला में है, ठीक है, लातेहार जिला में महुआ टाड़ अभ्यारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अंजन धाम, अंजन धाम झारखंड के किस जिले में है? एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा टफ क्वेश्चन है नहीं। अंजन धाम, अंजन धाम जो है आपका वो किस जिले में? अंजन धाम जो है बच्चों वो हनुमान जी का जन्म स्थल माना जाता है, ठीक है। अंजन धाम जहां हनुमान जी का जन्म स्थली माना जाता है, जहां हनुमान जी हमारे रामायण के जो हनुमान जी हैं, हमारे भगवान जो हमारी गॉड हैं हनुमान जी, उनका जन्म स्थल माना जाता है कौन सा? अंजन धाम। तो वो पूछ रहा है कि किस जिले में है? गढ़वा जिले में है, गिरिडीह जिले में है, गुमला जिले में है, या गोड्डा जिले में है? बताइए। अंजन धाम, तो अंजन धाम हमेशा कहां मिलेगा आपको? गुमला जिले में। कहां पे है ये? गुमला जिले में। और गुमला जिले में जानते हैं ना कि गुमला जिले की और खासियत क्या है? तो गुमला जिले में यहां पे क्या है? सेकेंड पोजीशन पे है, यानी सबसे बड़ा जिला में सेकेंड पोजीशन पे है। क्या? 53-60 किलोमीटर है ना, किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल, 53-60 किलोमीटर स्क्वायर में है गुमला जिला, और झारखंड का सेकेंड लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट में आ जाता है, ठीक है। और इसका जो आता है प्रखंड कितना आता है? वो 12 प्रखंड है, बताया था ना। गुमला और चतरा का कितना है? 12 प्रखंड है। ये सब याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन आपको क्या होगा? डिटेल आपके दिमाग में सेट होगा। और एक गढ़वा, गढ़वा क्या हो गया? तो गढ़वा का फेमस क्या है? तो गढ़वा में फेमस क्या था कि गढ़वा ये सेकेंड प्रखंड वाला जिला है, ठीक है, सेकेंड प्रखंड वाला। यानी टोटल प्रखंड इसके पास कितना था? 20 प्रखंड था, ठीक है, 20 प्रखंड था। और इसका जो क्षेत्रफल था वो कितना था? 40-93 था,
40-93 किलोमीटर स्क्वायर। 43-93 किसका था? पलामू का। इसका 40-93। उसके बाद गिरिडीह का, गिरिडीह हो गया। गिरिडीह फेमस क्यों है? तो गिरिडीह में क्या है बताइए? गिरिडीह में पारसनाथ है, ठीक है, मधुबनी, ठीक है, इसलिए हम लोग को यहाँ माना जाता है गिरिडीह में। और गिरिडीह में जो प्रखंड है वो कितना प्रखंड है? वो 13 प्रखंड है। और ये इसका क्षेत्रफल 4291 है ना, 4291 ही है, ठीक है, गिरिडीह का। और गुमला, अब बच गया गोड्डा। गोड्डा का आपको जानते हैं गोड्डा, तो गोड्डा जो आपका हो जाता है 2266 किलोमीटर स्क्वायर में, ठीक है, गोड्डा जिला। और गोड्डा जिला में क्या है? इसमें कितना है आपका प्रखंड बता दीजिए। ये आप लोग गैस कीजिए कि कितना प्रखंड है गोड्डा जिला में? 9 प्रखंड है। कितना है? 9 प्रखंड है, ठीक है, 9 प्रखंड। आप लोग पढ़ाए थे ना, साहेबगंज, गोड्डा, ठीक है, ये सब क्या है? 9 प्रखंड वाला है, ठीक है। चलिए, तो अंजन धाम कहां मिलेगा बच्चों? गुमला जिले में, जहां पे हनुमान जी का जन्मस्थली माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए, बुक से क्वेश्चन पूछा गया है, बार बार ये पूछा जाता है आपका, और ये खोरठा से भी रिलेटेड है, ठीक है, खोरठा से रिलेटेड है। क्वेश्चन आपको आसान कर दिए, ठीक है, क्वेश्चन आपको आसान कर दिए बताने में। कहता है बच्चों, खोरठा संकलन का प्रकाशन मेघदूत नाम से किस रचनाकार ने किया था? ठीक है, खोरठा संकलन का प्रकाशन मेघदूत जो है, ठीक है, खोरठा संकलन है, वो बहुत ज्यादा उसमें बुक कहानी ये सब रहता है, ठीक है, कहानी पुस्तक है, तो उसमें पूछ रहा है कि मेघदूत नाम से किस रचनाकार ने किया था? भुवनेश्वर दत्त शर्मा, व्याकुल जी, ए.के. झा जी, नरेश प्रसाद सिंह जी, या श्रीनिवास पानुरी जी? ठीक है, श्रीनिवास पानुरी जी, बताइए कौन सा है? भुवनेश्वर दत्त शर्मा, जिनको कहा जाता है व्याकुल, इनका उपनाम क्या हो गया? व्याकुल जी। व्याकुल को ही मतलब भुवनेश्वर दत्त शर्मा को कहा जाता है व्याकुल। ए.के. झा को क्या कहा जाता है? क्या और भी नाम दिया गया ए.के. झा को? तो झारपात के नाम से दिया गया है, मौसम वैज्ञानिक नाम दिया गया है, ठीक है। नरेश प्रसाद सिंह को कहा गया है नरेश प्रसाद सिंह। श्रीनिवास पानुरी यानी हमारे खोरठा के जो पिताजी हैं, जिसको कहा जाता है पिता, ठीक है, तो वो कौन है? श्रीनिवास पानुरी। यानी खोरठा का सबसे ज्यादा उपलब्धि जो मिला है वो श्रीनिवास पानुरी का है, और श्रीनिवास पानुरी जी का ही क्या है? मेघदूत है, ठीक है, इनका है मेघदूत। खोरठा संकलन का प्रकाशन मेघदूत नाम से किस रचनाकार ने किया था? तो श्रीनिवास पानुरी ने किया था, ठीक है। और जिसमें खोरठा पढ़ाएंगे ना आपको, तो इसका सब चीज डिटेल बता देंगे आपको, कोई बुक में आपको नहीं मिलेगा ऐसा सब मटेरियल बता देंगे, ठीक है। तो श्रीनिवास पानुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल मेरे साथ जुड़े रहिए, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को और अच्छे से पढ़िएगा। हर क्वेश्चन बताएंगे जो आपको क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है मुंडा परंपरा का रीछगढ़ किस स्थान से संबंधित है? देखिए बच्चों, मुंडा परंपरा कह रहा है, मुंडा जनजाति है जो झारखंड की जनजाति में मुंडा जनजाति है जो, और ये मुंडा जनजाति है ऐसी जनजाति है झारखंड में ही केवल पाया जाता है। कहां पाया जाता है? केवल झारखंड में ही पाया जाता है। तो ये पूछ रहा है कि मुंडा परंपरा का रीछगढ़ नाम स्थान है, किस स्थान से संबंधित है? रोहतासगढ़ से है, बीजनगढ़ से है, पालीगढ़ से है, या राजगीर से है? तो मुंडा परंपरा के अनुसार रीछगढ़ किस स्थान से संबंधित है? तो राजगीर से है, ठीक है। राजगीर कहां पे है? राजगीर जो बिहार में है, ठीक है, राजगीर आप लोग सुने होंगे, बिहार में स्थित है राजगीर। उसी को मुंडा परंपरा के अनुसार कहा गया है? रीछगढ़ कहा गया है, ठीक है, रीछगढ़ कहा गया। इस क्वेश्चन में दम नहीं है, एक बार खाली बस पढ़ लेना है, डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसा ही आता है, उसको कोई घुमा फिरा के नहीं आएगा इसको, ठीक है। ज्यादा पूछ सकता है कि कौन सा जनजाति को मुंडा परंपरा में रीछगढ़ कहा गया है, तो कि कौन सा जनजाति में कहा गया है रीछगढ़ को, राजगीर को रीछगढ़, तो मुंडा परंपरा में। बस यही क्वेश्चन पूछता है, घुमा के आपको बस इतने क्वेश्चन पूछेगा। नेक्स्ट है, एक अलग राज्य झारखंड के निर्माण की मांग करते हुए एक ज्ञापन के साथ कौन सा ब्रिटिश कमिश्नर प्रस्तुत किया गया था?
कहता है एक अलग राज्य, झारखंड एक अलग स्टेट बना है, इसका जो है वो बहुत पहले से चला आ रहा है कि झारखंड को क्या बनाना है, एक अलग स्टेट बनाना है। वो कब से बना है, देखिए कि एक अलग राज्य झारखंड के निर्माण की मांग करते हुए एक ज्ञापन, यानी कोई ज्ञापन यानी लेटर यानी एप्लीकेशन, एक ज्ञापन के साथ कौन सा ब्रिटिश कमीशन प्रस्तुत किया गया था? रॉयल कमीशन, इनमें से कोई नहीं, बटलर कमीशन, साइमन कमीशन। बताइए, ये क्वेश्चन पढ़े होंगे, वीवीआई क्वेश्चन है, बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो कौन सा कमीशन था जिसके कारण झारखंड को अलग राज्य बनाने के लिए एक ज्ञापन सौंपा गया था? यानी सबसे पहला जो ज्ञापन सौंपा गया है झारखंड अलग राज्य बनाने के लिए, वो कौन सा था? तो कौन सा हो जाएगा? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन में ही लिखा गया था कि झारखंड को एक अलग राज्य बनाना है। ये कब आया है? 1928 में। ठीक है, साइमन कमीशन को ही हम लोग कहते थे ना व्हाइटमैन कमीशन। ठीक है, व्हाइटमैन कमीशन, यानी व्हाइटमैन कहने का मतलब है अंग्रेजों का कमीशन था, ये अंग्रेज लोग ज्ञापन लेके आए थे। ठीक है, व्हाइटमैन कमीशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से सोन नदी जो झारखंड की प्रमुख नदियों में से एक है, कहां से उत्पन्न होती है? देखिए बच्चों, आप लोगों को बताए थे ना कि सोन नदी, इसके पहले हम क्वेश्चन थोड़ा सा बताए थे, हम लोग भूगर्भीय संरचना में जब पढ़े थे, सोन नदी, स्वर्णरेखा नदी, उत्तरी कोयल नदी, दामोदर नदी, वो बताए थे किधर से अपवाह क्षेत्र है इसका। तो यहां पूछ रहा है कि सोन नदी जो झारखंड का है केवल अपवाह है, यहां पे उद्गम नहीं है, केवल क्या है, यहां पे बहती है। ठीक है, बहती है। कौन? सोन नदी। सोन नदी। तो झारखंड का जो पश्चिमी क्षेत्र है, यानी पश्चिमी उत्तरी क्षेत्र, यानी गढ़वा, गढ़वा जो क्षेत्र है, गढ़वा क्षेत्र में इसका क्या है? अपवाह क्षेत्र है, यानी ये केवल गढ़वा क्षेत्र में ही बहती है, बहती वहां से निकलती है। ठीक है, तो निकलने कहने का मतलब है, निकलने का मतलब वहां उद्गम स्थल नहीं है, केवल यहां बह के जा रही है, क्रॉस कर रही है और चल जाती है कहां पे? गंगा में जाके मिल जाती है बिहार में। ठीक है, तो ये आपका पूछ रहा है कि कहां से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है, मुंगेर से निकलती है, राजमहल से निकलती है, दीनापुर से निकलती है? बताइए। सबसे पहला जो है आपका कि राजमहल तो होगा नहीं, क्योंकि राजमहल तो क्या है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र है और ये पश्चिमी उत्तर की बात है। मुंगेर जिला, बिहार का मुंगेर जिला, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि मुंगेर ऊपर है, उत्तर की ओर है, और अमरकंटक गढ़वा जिला से बह रहा है, तो जाहिर है कौन सा होगा? अमरकंटक। ठीक है, अमरकंटक जो है आपका, अमरकंटक से यानी एमपी से, एमपी जो पहाड़ी क्षेत्र है छत्तीसगढ़ होते हुए, वो ज्यादातर क्षेत्र जो है वहां से अमरकंटक से जो क्या निकलती है? सोन नदी निकलती है। ठीक है, अमरकंटक से। और ये झारखंड का जो है वह पहला है जो बरसाती नदी नहीं है, यहां सालों भर पानी मिलता है। ठीक है, सोन नदी ऐसा है जहां पे सालों भर पानी मिलेगा आपको, और बाकी सब यहाँ झारखंड की जितनी भी नदियां हैं ना, सब बरसाती नदी है, यानी यहाँ बरसात भर पानी रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे क्या हो जाता है? सूख जाता है। ठीक है, लेकिन सोन नदी ऐसा है झारखंड की नदी जो बरसाती नहीं है, बरसात पे डिपेंड नहीं करता, यानी यहाँ उद्गम जहां से हो रहा है वहां रेगुलर पानी वहां से निकलते रहता है, यानी इसमें हमेशा आपको सालों भर पानी देखने को मिलेगा। और ये कहां से निकलेगा? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलेगा। ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, गायब होता हुआ देश। ये उपन्यास से आ गया क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वीवीआई है। ये आपको खोटा में भी आता है क्वेश्चन, ये खोटा भी क्वेश्चन है और झारखंड जीएस का भी है, जिसमें बुक प्रीवियस ईयर का बुक राइटर में जो आता है वो सब आपका है। ठीक है, प्रीवियस मतलब जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है, इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा गया है उपन्यास लेखक वगैरह के बारे में। तो गायब होता हुआ देश, ठीक है, उपन्यास के लेखक कौन है? निर्मला पुतिल, रणेंद्र, रजत वर्मा, श्रवण कुमार गोस्वामी।
ठीक है, बताइए कौन सा उपन्यास जो है गायब होता हुआ देश के उपन्यास के लेखक कौन है, यानी राइटर कौन है? निर्मला पुतुल, रणेंद्र, रजत वर्मा या श्रवण कुमार गोस्वामी? तो इसमें सिंपल आंसर क्या हो जाएगा? गायब होता हुआ देश, यानी गायब होता हुआ देश। देखते हैं ना, आप ट्रिक याद कर लीजिए, गायब कब हो जाइएगा? जब कस के रन कीजिएगा। तो याद रखिएगा रणेंद्र, यानी जब रन कीजिएगा ना तो क्या हो जाइएगा? गायब हो जाइएगा। तो गायब होता हुआ देश, जैसे गायब कैसे हो जाता है? पृथ्वी घूम रहा है तो देश धीरे धीरे क्या होता है? इधर से उधर होते रहता है, गायब होते रहता है। तो मतलब कभी दिन कभी रात, ठीक है, सुबह शाम होते रहता है। तो वो गायब होता हुआ देश क्या होगा? रणेंद्र। यानी रणेंद्र जो लिखे हैं, रणेंद्र जो उपन्यास जो लिखे हैं उसका नाम है गायब होता हुआ देश। तो ट्रिक याद रख लीजिएगा, गायब कब हो जाएगा? जब आप रन कीजिएगा, यानी दौड़िएगा। ठीक है, तो रणेंद्र, गायब होता हुआ देश कौन लिखा है? रणेंद्र। रणेंद्र जी का उपन्यास है गायब होता हुआ देश। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार राइटर का जब लाएंगे ना तो अच्छे अच्छे से क्वेश्चन आप लोग को देंगे, बहुत अच्छे से क्वेश्चन। उसमें खोटा का, कहानी का, उपन्यास का, गीत का, ये सब का आपको पूछा जाएगा। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन पूछा जाता है, एक दो क्वेश्चन हमेशा मिलेगा एग्जाम में आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कोचे कड़वा। देखिए कोचे कड़वा नाटक है ये। नाटक तो आप लोग देखते होंगे, पहले के जमाने में होता था नाटक, ठीक है, मंच पे नाटक होता था। अभी तो बहुत चीज अलग अलग हो गया है कि आदमी सब मोबाइल से फुर्सत नहीं है, नाटक कौन देखता है। तो अभी तो सबसे चल गया, जैसे अभी कहीं प्रोग्राम होता है दुर्गा पूजा या तो डांडिया चलता है या तो फिर आपका थोड़ा मोड़ा प्रोग्राम हुआ, बस खत्म। पहले नाटक चलता था, ठीक है। तो कोचे कड़वा नाटक के रचनाकार कौन है? सुलेमान मुर्मू, नारायण सोरेन, पंचानन मरांडी या रघुनाथ मुर्मू? बताइए कोचे कड़वा के जो नाटक है, कोचे कड़वा नामक जो नाटक है, उसके जो लेखक है वो कौन है? तो कोचे कड़वा याद रखिएगा आप लोग, इसमें भी ट्रिक याद रख लीजिएगा। कोचे कड़वा, कड़वा मतलब कड़ा, कड़ा समझ रहे हैं? कड़ा, आप कड़ा देखते हैं कौन पहनता है? हमारे सलमान खान पहनते हैं ना, हमेशा देखिएगा उसके हाथ में एक, उनके हाथ में एक चेन रहता है, कड़ा टाइप का चेन रहता है, ब्रासलेट रहता है, यानी कड़ा टाइप का। याद रखिएगा कि कड़ा पहन के रखता है कौन? सुलेमान मुर्मू, यानी सलमान खान। तो कोचे कड़वा नामक नाटक के रचनाकार कौन है? सुलेमान मुर्मू। ठीक है, तो ये कोचे कड़वा नामक नाटक के रचनाकार सुलेमान यानी सलमान खान यानी सुलेमान मुर्मू। तो कड़ा कौन पहनेगा? सलमान खान यानी सुलेमान मुर्मू। याद रहेगा? एक बार याद देख लीजिएगा ना वीडियो, आपको क्वेश्चन नेक्स्ट कभी भी मिलेगा ना तो आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं, पक्का है, रॉन्ग नहीं होगा, कभी नहीं रॉन्ग होगा। जो ट्रिक बता रहे हैं ना, केवल दिमाग में 2 बार वीडियो देख लीजिएगा ना तो एक बार भी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेरवाल बांसो धरोम पुथी। देखिए ये भी आगे आपका पुस्तक का नाम है, रचयिता है, ठीक है। खेरवाल बांसो धरोम पुथी के रचयिता हैं, कौन है? फादर पीटर लाल एक्का, स्टीफन हकीम मुर्मू, मांझी रामदास टुडू या डोमेन हंसदा? बताइए कौन कौन है? खेरवाल बांसो धरोम पुथी, खेरवाल बांसो धरोम पुथी के रचयिता कौन है? तो कौन है? फादर पीटर लाल एक्का, स्टीफन हकीम मुर्मू, मांझी रामदास टुडू या डोमेन हंसदा? तो ये सिंपल है कि खेरवाल बांसो धरोम पुथी, यानी राम, यहां पे धरोम है ना तो राम याद रख लीजिएगा। तो राम याद है, धरोम मतलब रोम, रोम रोम में कौन बसते हैं? राम बसते हैं, ठीक है। तो मांझी रामदास टुडू, मांझी रामदास टुडू जो लिखे हैं उनका उपन्यास है खेरवाल बांसो धरोम पुथी, यानी धरोम, रोम याद रख लीजिएगा एक वर्ड की धरोम मतलब रोम, इसमें रोम है ना तो रोम रोम में कौन बसते हैं? राम बसते हैं, ठीक है। तो मांझी रामदास टुडू। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ ये, आदि धर्म।
नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों की, आदि धर्म पुस्तक के रचनाकार कौन है? आदि धर्म, आदि धर्म जो है, आदि धर्म पुस्तक के रचनाकार कौन है? रघुनाथ मुर्मू है, रामदयाल मुंडा है, गुरु बचन सिंह है और निर्मल मिंज है। बताइए कौन है? आदि धर्म पुस्तक के रचनाकार कौन है? आदि धर्म, एक आदि धर्म हम लोग सिख धर्म में भी पढ़े थे, याद कीजिए, ठीक है, आदि धर्म, ठीक है। तो उस वहां पे नहीं है, यहां पे आपका झारखंड से क्वेश्चन किया है कि आदि धर्म के पुस्तक के रचनाकार कौन है? रघुनाथ मुर्मू है, रामदयाल मुंडा है, गुरु बचन सिंह है या निर्मल मिंज है? तो इसका आंसर क्या होगा कि आदि धर्म, आदि मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा धर्म, बहुत ज्यादा मतलब पूरे धर्म में मिला हुआ है। तो कौन रहेंगे? राम भगवान, रामदयाल मुंडा, याद रख लीजिएगा, रामदयाल मुंडा है जो आदि धर्म की रचनाकार किए हैं। आदि धर्म के पुस्तक का रचना कौन कौन किए हैं? रामदयाल मुंडा किए हैं, रामदयाल मुंडा। लॉजिक से सब याद कीजिएगा ना, तो एक बार में याद होगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर वीडियो में कुछ कमी लगता होगा तो जरूर कमेंट्स कीजिएगा आप लोग, ठीक है। अगर वीडियो और भी कुछ आप लोगों को लगता होगा सर इसके बारे में भी बताइए, पूरा डिटेल्स बताइए और कुछ भी है, बाकी डिटेल तो आपको सिलेबस में, सिलेबस हम बता ही रहे हैं, ठीक है। जो आपको क्वेश्चन प्रीवियस चैप्टर बाय चैप्टर, टॉपिक बाय टॉपिक आ रहा है, उसमें क्वेश्चन डिटेल में बता रहे हैं। बाकी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा आपको अच्छे से करवा देंगे, ठीक है। अगर कुछ और भी कमी लगेगा कि थ्योरी भी पढ़ाइए या कुछ भी पढ़ाइए, उसके लिए कमेंट्स कीजिएगा, जरूर कमेंट्स कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2016 यानी 2016 में पद्मश्री से अवार्ड झारखंड के किस पर्यावरणविद को सम्मानित किया गया था? यानी पर्यावरण के कौन से व्यक्ति को 2016 में पद्मश्री से अवार्ड यानी सम्मानित किया गया था, ठीक है। हम लोग को जानते हैं कि भारत में जो पुरस्कार है वो सबसे बेस्ट में जो आता है वो 3 लेवल पे है, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और एक लास्ट में आ जाएगा कौन सा? भारत रत्न, ठीक है। तो पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण, पद्म विभूषण और आपका भारत रत्न, सबसे जो बेस्ट हो गया वो भारत रत्न है। अब बाकी इधर 3 नंबर पे है, तो उसमें सबसे जो आपका पद्मश्री स्टार्टिंग जो होता है वो पद्मश्री, ठीक है, 2016 में जो दिया गया था पर्यावरणविद, यानी पर्यावरण के जो सम्मानित है, यानी पर्यावरण में काम किए हैं, पर्यावरण के तरफ से बहुत अच्छे काम किए हैं, पेड़ लगाए हैं, पौधा लगाए हैं, पानी बचाए हैं, वो चीज के लिए सबसे बेस्ट आदमी को कौन सा दिया गया था 2016 में? पद्मश्री। शिवलाल सागर, डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद, अशोक भगत या सीमेन उरांव, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन यहां पे है 2016 में पद्मश्री पुरस्कार कौन सा पर्यावरणविद को दिया गया था? तो 2016 में याद रखिएगा बच्चों, किनको दिया गया है? सीमेन उरांव को। सीमेन उरांव जो है, इनको झारखंड का पानी बाबा कहा जाता है, पानी बाबा, ठीक है। ये पर्यावरण में पानी बचाने का सबसे बड़ा काम करते हैं और सीमेन उरांव को ही कहा जाता है पानी बाबा। यानी 2016 में, ठीक है, पद्मश्री से अवार्ड सीमेन उरांव को ही दिया गया था और ये पर्यावरण के लिए बहुत काम किए हैं, वर्क किए हैं, जिनके लिए इनको मिला है पद्मश्री अवार्ड 2016 में। ये भी याद रखिएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि सीमेन उरांव को 2016 पद्मश्री अवार्ड कब दिया गया था? 2016 में। दूसरा क्वेश्चन, सीमेन उरांव को 2016 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो पद्मश्री दिया गया था, ठीक है। और सीमेन उरांव को झारखंड में क्या कहा जाता है? तो ये पानी बाबा कहा जाता है, वाटरमैन, ठीक है। वाटरमैन किसको कहा जाता है? सीमेन उरांव को, ठीक है। सी एक यहां पे डायरेक्टली याद रख लीजिएगा, सी मतलब क्या होता है? सी मतलब होता है समुद्र, और समुद्र में क्या होता है? पानी, ठीक है। तो सीमोन उरांव, ठीक है, सीमेन भी कहते हैं सीमोन उरांव। तो सीमोन उरांव जो है बच्चों, उसी मतलब सी मतलब समुद्र, यानी सीमेन मतलब पानी बाबा, याद रखिएगा, डायरेक्टली दिमाग में याद रखिएगा। सीमोन उरांव मतलब सीमेन उरांव या सीमोन उरांव क्या हो गया? पानी बाबा हो गया, ठीक है। चलिए, टोटल क्वेश्चन जो बच्चों था वो आपका 14 ही था।
आज का टॉपिक इतना ही था आपका 14। कितना क्वेश्चन था? 14। तो बाकी फिर से हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट, फिर प्रीवियस ईयर का इसी तरह से क्वेश्चन, अभी छोटा छोटा क्वेश्चन आपको लाए थे, 14 क्वेश्चन था टोटल, 14 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस किए, ठीक है। और इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, और भी क्वेश्चन को अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो मिक्स क्वेश्चन रहेगा, सारे सब्जेक्ट का, सारे टॉपिक का मिक्स क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग रेगुलर क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। अभी से एग्जाम का प्रैक्टिस कीजिएगा ना, तो लास्ट में जब देखिएगा ना, जब आप कोई भी सेट करेक्शन कीजिएगा या सेट लगाइएगा, उस समय दिमाग में तुरंत सेट हो जाएगा कि सारे सेट का क्वेश्चन मुझसे बन रहा है, ठीक है। क्योंकि झारखंड का नियम है कि जितना भी क्वेश्चन आएगा ना, वो लगभग पूछे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन है लगभग उतना क्वेश्चन पूछ लिया गया है, और जो बनता है, नया क्वेश्चन बनता है, वो हम लोग बता ही रहे हैं आपको, ठीक है। तो वो अभी से अगर रेगुलर कीजिएगा ना प्रैक्टिस अभी से, तो लास्ट में एग्जाम में क्या हो जाएगा, आपका हल्का हो जाएगा, वेटेज कम रहेगा, अदर सब्जेक्ट को अच्छे से तैयारी कर पाइएगा, और साथ साथ में झारखंड का भी तैयारी अच्छे से कर पाइएगा, ठीक है। तो अभी से लगे रहिए, ये नहीं कि एग्जाम आएगा तब तैयारी करेंगे, तो फिर पॉसिबल नहीं है, झारखंड बस निकल जाएगा, समय निकल जाएगा, कुछ नहीं कर पाइएगा, ठीक है। इसीलिए अभी टाइम दीजिए, अभी से टाइम लगे रहिए, ताकि आपको क्या होगा, लास्ट जब एग्जाम आएगा डेट में, 1 महीना 90 दिन जो भी बच रहा है, 30 दिन 40 दिन, क्योंकि इस बार जो है एग्जाम कोई भी निकलेगा ना, आप देखिएगा बच्चों, आपको टाइमिंग नहीं देने वाला है, क्योंकि टाइम सरकार बहुत दे दिया पढ़ने का, आपको बहुत उसका डेट फेल हुआ है, ठीक है, जितना भी कैलेंडर निकला है सारे डेट फेल हो गया है, उसीलिए टाइम नहीं देने वाला है आपको, ज्यादा 1 महीना 1.5 महीना देगा, 30 दिन 45 दिन टाइम नहीं देगा। आप सोचिएगा ना कि उस समय तैयारी कर पाएंगे, उस समय आपको सिलेबस समझने में ही आपको यहाँ पे 30 दिन बीत जाएगा, क्योंकि झारखंड का ओवरऑल इंडिया में कहा जाता है ना, कि ओवरऑल जितना भी इंडिया में स्टेट है, उसमें सबसे ज्यादा जो टफ सिलेबस है वो झारखंड के एग्जाम के ही सिलेबस है, सबसे टफ। यानी झारखंड के अंदर जितना भी BC ग्रेड का जॉब होता है, उसमें सबसे ज्यादा टफ सिलेबस है वो झारखंड का ही, ठीक है। इसीलिए अभी से थोड़ा सा आप रेगुलर प्रैक्टिस कीजिएगा ना, क्योंकि सिलेबस यहाँ थोड़ा सा अलग अलग थोड़ा थोड़ा काट के दिया गया है, ठीक है। कुछ कंप्यूटर है, कुछ साइंस है, कुछ झारखंड GS है, जनरल GS है, मैथ है, रीजनिंग है, तो सिलेबस बहुत वाइड हो जाता है। हाँ, अगर अभी से तैयारी कीजिएगा ना आपको, तो वहां पे आपको नॉर्मल लगेगा कि बहुत मजा आ रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने में, और पढ़ाई में तभी मजा आता है जब आपको पूरे मन्नत से, पूरे अच्छे से दिमाग से, सेट से पढ़ते हैं, और लास्ट में जब आपका एग्जाम में जब क्वेश्चन लगता है ना, तब दिमाग खुश हो जाता है, ठीक है, कि हाँ मेरा जो मेहनत है वो सक्सेस हुआ, मेरा जो मेहनत किए थे जिसके लिए, वो हम गोल अचीव कर लिए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को रेगुलर करेंगे। कल न्यू टॉपिक में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चन हमको लगता है कि कल हम लोग नदी के बारे में, आप लोग नदी के बारे में पढ़ के आइएगा, झारखंड की नदियां, ठीक है, झारखंड की नदियां के बारे में पढ़ के आइएगा, यानी रिवर्स, झारखंड का जो रिवर्स है उसके बारे में पढ़ के आइएगा। पूरा रिवर्स को हम लोग चप्पा चप्पा छान मारेंगे, सारे क्वेश्चन को फिनिश करेंगे, एक भी क्वेश्चन उसमें झारखंड का नहीं बचेगा नदी से, ठीक है। कहीं से भी पूछ दे एग्जामिनर, हम बता रहे, कहीं से भी पूछ दे, हम बता रहे हैं, सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे नदिया से, ठीक है, ताकि नेक्स्ट एग्जाम में, कोई भी एग्जाम दे रहेगा, नदिया से कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा, एक बार में लगाना है टिक, एक बार क्वेश्चन पढ़ना है, एक बार में टिक मार देना है, ठीक है। तो कल मेरा टॉपिक जो रहेगा वो नदियां रहेगा, झारखंड की नदियां, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, चलिए शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड।